greater if you correct it, and greatest if you accept it. Great if you find your mistake, greater if you correct it, and greatest if अपनी कमियां हमें नहीं दिखाई देती हैं, अपनी कमी हम देख लें, फाइंड मतलब खोज लें, ये अच्छा है, उसको सुधार लें तो उससे भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा होता है कि एक्सेप्ट कर है, वो भी एक हिम्मत चाहिए कि हाँ कुछ कमी है मेरे अंदर। तो जब आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आप सुधार करेंगे। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेरे अंदर कुछ कमी है, तब तक आप सुधार की कोशिश नहीं करेंगे। ये जरूरी है, कमियां तो सब में होती हैं, तो क्या कमी है उसको और फिर उससे सुधार करने की कोशिश किया जाए। चलिए हम आते हैं लेसन प्लान। फॉर्मेट में जो पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा एक एक दो पॉइंट हम उसको और फिर हम आएंगे कोई एग्जाम्पल लेके कि आप लेसन प्लान में लिखेंगे कैसे, और लिखने के बाद अगर आपने जब लेसन प्लान को लिख दिया है तो क्लास में पढ़ाएंगे कैसे। तो ये 3 पॉइंट अभी है। तो जैसा कल हम शुरू करते हैं, ऊपर का जो जनरल इंफॉर्मेशन है, डेट है, टाइम है, पीरियड है, नेम है, लेसन नंबर है, तो उसमें तो कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है टाइटल, शीर्षक। तो टाइटल क्या होता है? ट्यून टू द इमीडिएट नीड। ट्यून टू द इमीडिएट नीड यानी पढ़ाने की तुरंत आवश्यकता क्या है उसे ट्यून टू दी, TUNED, ट्यून, जैसे आपको ट्यून टू दी जाता है। ट्यून टू दी इमीडिएट नीड यानी तुरंत क्या आवश्यकता है, क्या पढ़ाना है, तुरंत क्या पढ़ाना है, वह टाइटल बताता है। आज क्या पढ़ाना है वह शीर्षक बताता है। आज क्या पढ़ाना है वह शीर्षक बताता है। इंडिकेट द लेसन, indicate the topics to be covered. Indicate the topic to be covered. Indicate the topics to be covered यानी पढ़ाए जाने वाले पाठों को बताता है, यानी कौन कौन से पाठ आज आप पढ़ाएंगे। तो पढ़ाए जाने वाले पाठों को बताता है। इंडिकेट द टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तीसरा पॉइंट आप लिख लें इसमें, selected selected from the instructions to be taught in the class. To be taught in the class. Selected from the instruction to be taught in the class. कक्षा में पढ़ाए जाने वाले अनुदेशों से कक्षा में पढ़ाए जाने वाले अनुदेश
शीर्षक चुना जाता है। तो आप बताते भी हैं क्लास में कि मैं आज आप क्या पढ़ाऊंगा, यानी मेन पॉइंट जो है, इसे मेन पॉइंट भी कहा जाता है। मुख्य बिंदु क्या हमारा आज पढ़ाने का, जैसे परिभाषा, सिद्धांत, कार्यविधि, आप क्या आज बताएंगे, वो इस बताता है। कौन से मुख्य बिंदु आप बताएंगे वो शीर्षक से पता चल जाता है। और आज जो पूरे 30 या 40 मिनट का क्लास है, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन पढ़ाया जाएगा उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, वो शीर्षक या टाइटल बताता है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव is to acquire objective is to acquire the required knowledge as per specific syllabus according specific process objective is to acquire the knowledge and according to the specific process and method। इसको आप हिंदी में लिख ले। किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के आधार पर विशेष प्रक्रिया और तरीके का पालन करके, किसी के आधार पर विशेष प्रक्रिया और मेथड का पालन करके, आवश्यक ज्ञान को प्राप्त करना उद्देश्य कहलाता है। आवश्यक ज्ञान को प्राप्त करना उद्देश्य कहलाता है। दूसरा इसमें लिख ले, टॉपिक ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन is objective। Topic presented during presentation is objective। During presentation is objective। पाठ योजना हिंदी में इसको आप लिख लें। योजना के प्रस्तुतिकरण में जो किए जाते हैं, पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण में जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं या जो सूचना प्रस्तुत की जाती है, वह उद्देश्य कहलाती है। यानी प्रेजेंटेशन में वही आप प्रस्तुत करेंगे जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है।
पहले जो ऑब्जेक्टिव आप लिखे हैं प्रेजेंटेशन में उसी को एक्सप्लेन करते हैं। तीसरा पॉइंट लिख ले, इट इज द कोर ऑफ द टीचिंग, इट इज CORE, कोर ऑफ टीचिंग, इट इज कोर ऑफ टीचिंग। यह शिक्षण का मुख्य भाग है, इट इज कोर ऑफ टीचिंग, CORE, कोर। यह शिक्षण का मुख्य भाग है, यानी हमारा उद्देश्य प्राप्ति हो इसीलिए हम पढ़ाते हैं, तो यह शिक्षण का मुख्य भाग है। ठीक है, हो गया। आगे इसके टीचिंग एड, टीचिंग एड यानी पठन सहायक सामग्री। सीइंग इज बिलीविंग, जो हम देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। सीइंग इज बिलीविंग, जो हम देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। अब वोकेशनल व्यवसाय प्रशिक्षण में जो हमारा उद्देश्य है उसको हम कहते हैं कि व्हाट आई लिसन, what I listen I forget, what I listen I forget, what I listen LISTAN, इसको आप लिखना फिर मैं हिंदी बताता हूं। what I see I remember, ये एक तरह से व्यवसायिक प्रशिक्षण का एक मंत्र है जिसके आधार पर हमारा ये व्यवसायिक प्रशिक्षण चलता है। What I listen I forget, what I see I remember, what I do I learn, यानी देखना, सुनना और करना किसी भी दक्षता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जो डिस्कस कर रहे हैं उसी का पार्ट है कि जो मैं सुनता हूं वो भूल जाता हूं। What I listen I forget, मैं सुनता हूं वह भूल जाता हूं। लिसन का यानी ध्यान से भी सुनता हूं तब भी भूल जाता हूं। What I see, जो मैं देखता हूं उसे याद रखता हूं, जो मैं देखता हूं उसे याद रखता हूं, और जो मैं करता हूं उसे सीख जाता हूं, जो मैं करता हूं उसे सीख जाता हूं। यानी कोई भी दक्षता सीखने के लिए करना जरूरी है, तो करने के साथ साथ देखना और सुनना भी जरूरी है। तो तीनों का महत्व होता है। तीन ज्ञानेंद्रियों का हमारे व्यवसायिक प्रशिक्षण में यानी जो हम यहाँ पे करते हैं इसमें महत्व होता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जो मैं सुनता हूं वह भूल जाता हूं, जो मैं सुनता हूं वह भूल जाता हूं, जो मैं देखता हूं वह याद रहता है, जो मैं देखता हूं वह याद रहता है, और जो मैं करता हूं उसे सीख जाता हूं, जो मैं उसे सीख जाता हूं। इसमें ये तो जनरल है। अब टीचिंग एड का एक दो पॉइंट हम लिख लें। AV मीन्स ऑडियो विजुअल, और ऑडियो विजुअल जिसे आप सुन सके और देख सके, तो दृश्य और श्रव्य कल मैंने बताया था। AV एड्स इन सपोर्ट ऑफ ओरल डिस्कशन, will have great impact in mind of learner,
The AV8 in support of oral discussion will have great impact on the mind of learner and arrest forgetting. And ARREST, arrest forgetting. arrest हिंदी में इसको आप लिख ले। कक्षा में मौखिक व्याख्या, कक्षा में प्रदान की जाने वाली मौखिक व्याख्या, कक्षा में प्रदान की जाने वाली मौखिक व्याख्या के साथ जब कुछ दिखाया जाता है तो विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर अधिक प्रभाव डालता है। तो विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर अधिक प्रभाव डालता है। तो विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर अधिक प्रभाव पड़ता है, इससे भूलने की प्रक्रिया रुक जाती है। लेना तो मार्केटिंग को पकड़ लेता है, यानी भूलने नहीं देता है। तो भूलने की प्रक्रिया रुक जाती है, यानी जब केवल अभी आपका एक सेंस है, दिखा दूं तो दो सेंस काम कर, सॉरी तो भूलने की इससे रुक जाती है। का मतलब कि जब ज्यादा सेंसेस होते हैं, मैंने आपको बताया था कि वाले जो स्टिमुलेशंस होते हैं वो ज्यादा होंगे, माइंड पे इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो माइंड पे जब इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है तो बट नेचुरल है, उस चीज को आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। शिक्षक का कहने का मतलब यही है कि जो भी ओरल डिस्कशन है, ओरल डिस्कशन तो क्लास में होता ही है, उसके सपोर्ट में जब आप कुछ दिखाते हैं तो भूलने की प्रक्रिया कम हो जाती है या रुक जाती है। ठीक है, हो गया। दूसरा आप लिख लें इसी में, द टीचिंग एड should not only be attractive and interested, but also informative. ये जरूरी है। The teaching aid should not only be attractive and interested, but also informative. पठन हिंदी में आप लिख लें इसका, पठन सहायक सामग्री लिख लेने दीजिए, उसी समय आप लिखते रहिए। जहां स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो यहां पर देख लिया करिए। तो पठन सहायक सामग्री केवल आकर्षक व रुचिकर ही नहीं होना चाहिए, केवल आकर्षक व रुचिकर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे आवश्यक सूचना भी प्राप्त हो, यानी पाठ से संबंधित हो, देखने में अच्छा हो। अच्छी बात है, कोई चार्ट ट्रांसपेरेंसी आपने बनाया है, देखने में बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव है,
ठीक है, बट कुछ इंफॉर्मेशन भी दे, केवल अट्रैक्टिव और न रहे, तो उसका आप ध्यान रखें। बल्कि इससे सूचना भी प्राप्त हो, सॉरी इसमें बोल देता हूं, पठन सहायक सामग्री वह रुचिकर ही न हो, बल्कि इससे सूचना भी प्राप्त हो, बल्कि इससे आवश्यक सूचना भी प्राप्त हो। ठीक है, तीसरा आप लिख लें, द टीचिंग एड must be proper, used at proper time, ये बहुत जरूरी है, इसको आप ध्यान दें जब भी आप पढ़ाएं, तो ये जरूर ध्यान दें। टीचिंग एड मस्ट बी प्रॉपर, यूज्ड एट प्रॉपर टाइम एंड फॉर प्रॉपर ड्यूरेशन। टीचिंग एड मस्ट बी प्रॉपर, यूज्ड एट प्रॉपर टाइम एंड फॉर प्रॉपर ड्यूरेशन। हो गया? हिंदी इसकी लिख ले कि पठन सहायक सामग्री उचित हो, उचित समय पर दिखाया जाए। पठन सहायक सामग्री उचित हो, उचित समय पर दिखाया जाए, उचित समय के लिए दिखाया जाए, उचित समय के लिए दिखाया जाए तथा उचित समय के लिए दिखाया जाए। ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आईटीआई में मैं देखता हूं कि आईटीआई में आपने टीचर आते हैं, अगर कोई आज चार्ट दिखाना होता है एक क्लास में, बेटा इसको टांग दो, तो वो आते ही क्लास में चार्ट टांग देते हैं, क्लास चलता रहता है। जब उसकी आवश्यकता होती है तो चार्ट देख के बताना है जो बता देते हैं, या हो सकता है आज उसकी जरूरत ही नहीं पड़े, कल भी उसकी जरूरत पड़े और चार्ट वही पड़ा रहता है, या पता चला 2-4 दिन तक वो चार्ट वही पर टंगा ही रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्टिंग इफेक्ट, यानी मस्तिष्क का भटकाव होता है। लिखा होगा, डेकोरेटेड होगा, तो आप आगे बढ़ गए। इसमें कितने अच्छी तरह से लिखा है या कितनी अच्छी तरह से पेंटिंग की गई, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्टिंग इफेक्ट, यानी भटकाव, जो मन को भटकाता है या माइंड को भटकाता है। तो इसलिए चार्ट उचित हो, जैसा मैंने पहला बताया, इट शुड नॉट बी ओनली अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टेड बट आल्सो इंफॉर्मेटिव, तो वो उचित हो। और दूसरा, जब उसकी आवश्यकता है, जब आप वो बता रहे हो, जब तक आप बता रहे हो तब तक उसे रहने दें, और जब उसकी आवश्यकता खत्म हो तो उसे उतार के रख दें। उसकी आवश्यकता है तब आप दिखाएं, और जब इफेक्ट इन द माइंड ऑफ लर्नर, तो वो नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट इसमें आप लिख लें, दैट टीचिंग एड मस्ट बी रिलेटेड टू द टॉपिक, be related to the topic, teaching aid must be related to the topic under discussion,
teaching aid must be related to the topic under discussion. तो पठन सहायक सामग्री से संबंधित हो। पठन सहायक सामग्री पढ़ाए जाने से संबंधित हो। पढ़ाए जाने वाले संबंधित हो, यानी जो आज पाठ पढ़ाया जाए उसी से रिलेटेड हो। तो टीचिंग एड बहुत जरूरी है। पठन सहायक सामग्री पढ़ाए जाने वाले पाठ से संबंधित हो। तो जो कुछ भी आज आप पढ़ा रहे हैं उससे ही आपका वो संबंधित हो। अच्छा हो, देखने में हो, लेकिन जरूरी नहीं है दूसरे पाठ से संबंधित हो। तो जो आज आप पढ़ा रहे हैं उससे ये संबंधित होना चाहिए। टीचिंग एड, तो टीचिंग एड के बाद अब हम आते हैं रिव्यू एंड लिंक। रिव्यू यानी पूर्वालोकन, लिंक यानी जोड़ना, पिछले पाठ से जोड़ना। रिव्यू मीन्स पुनः, व्यू मीन्स देखना, यानी पूर्वालोकन। कल आपने क्या पढ़ाया था वो बताना होता है। फिर आज आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या उससे जोड़ देना होता है। लर्नर लर्न, इसमें आप लिख लें लर्नर लर्न when he knows the purpose of learning. Learner learn, learner learns, लर्नर है, लर्नर्स यस कर दे, यहां नहीं वहां करना पड़ेगा। लर्नर्स लर्न, बीच में गैप है। लर्नर लर्न्स, LEARN, लर्नर लर्न्स व्हेन ही नो, व्हेन ही, जब लर्नर्स कर दिया इसको दे कर दीजिए। व्हेन दे नो द पर्पस ऑफ लर्निंग। विद्यार्थी तभी सीखता है सीखने का कारण, क्यों सीखना है। विद्यार्थी तभी सीखता है जब उसे सीखने का कारण या महत्व, लिख लें, सीखने का महत्व पता होता है। विद्यार्थी तभी सीखता है जब उसे सीखने का कारण या महत्व पता होता है। दूसरा आप लिख लें, he loves when to learn। यानी उसकी सीखने की इच्छा को जगाना होता है। तब इसमें आप लिख लें, विद्यार्थी तभी सीखता है, विद्यार्थी तभी सीखता है होता है। विद्यार्थी तभी सीखता है जब वह सीखने के होता है। विद्यार्थी तभी सीखता है जब वह सीखने के लिए इच्छुक होता है। तीसरा पॉइंट आप लिख दें, he will be interested, he will be interested to learn, he will be interested to learn when today's lesson is properly connected to previous lesson. He will be interested to learn when
previous lesson. He will be interested to learn when today's lesson will be properly connected to previous lesson. जब आज का पाठ, हिंदी में आप लिख लें, जब आज का पाठ पिछले पाठ से इसी प्रकार जोड़ा जाता है, जब आज का पाठ पिछले पाठ से अच्छी प्रकार जोड़ा जाता है तो विद्यार्थी सीखने में रुचि लेता है। तो विद्यार्थी सीखने में रुचि लेता है। तो विद्यार्थी सीखने में रुचि लेता है। इसलिए जब आप पढ़ाते हैं तो आज आप क्या पढ़ाएंगे वो तो आप बताएंगे कि आज मैं ये पढ़ाऊंगा, कल मैंने क्या पढ़ाया था, फिर उसको जोड़ते हैं कि पहले आप कहते हैं कि आज मैं ये पढ़ाऊंगा, मैंने आपको ये पढ़ाया था, फिर को बोले आज पुनः मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। तो जब दोनों लिंक हो जाए, समझ नहीं आया, क्लास में नहीं रहा कल, तो उसे भी लगता है दोनों लिंक हो गया, तो जो कुछ भी थोड़ा सा अगर डाउट रहता है तो उसको भी क्लियर हो जाता है। आगे हम आएंगे कैसे पढ़ाते हैं। चलिए, ये तो हो गया लिंक। इसके बाद आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन तो हमने बहुत आपको बता ही दिया, बट इससे रिलेटेड है। मोटिवेशन में क्या होता है, मेन चीज ब्रेन स्टॉर्मिंग। यानी स्टॉर्मिंग का मतलब होता है मंथन। जैसे समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत दोनों निकला था, तो उसी तरह से क्लास शुरू करने से पहले हम कहते हैं ना कि टू मेंटेन दी अटेंशन, टू अराउज द अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड मेंटेन अप टू द एंड ऑफ द क्लास। यानी क्लास शुरू करने से पहले विद्यार्थियों के ध्यान और रुचि को जगाना और से बनाए रखना। तो कैसे बनाए, ये तरीका है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग को क्या कहते हैं, मस्तिष्क मंथन। ज्यादा नहीं, 2, 4, 5 मिनट। ब्रेन स्टॉर्मिंग को बहुत बड़ा चैप्टर, घंटे 2 घंटे उस पर वाद विवाद परिचर्चा होती रह सकती है। तो कुछ किसी भी टॉपिक पर तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग आप करते हैं मोटिवेशन में। अब जो थियरी और जो प्रिंसिपल और जो डेफिनेशंस मैंने मोटिवेशन और 4 फंक्शन, जो मोटिवेशनल फंक्शन ऑफ टीचर इन द क्लास, जो 4 फंक्शन है, फंक्शन, एक्सपेक्टेंसी फंक्शन एंड डिसिप्लिनरी फंक्शन, वो चारों फंक्शंस तो आपको याद रहना चाहिए। फ्रॉम एन अपॉर्चुनिटी to connect the topic with events of the surrounding, with the certain event of the surrounding. Provide opportunity to connect the topic with certain events of surrounding, with certain events of the surrounding, with certain events of surrounding। ठीक है, तो इसमें हिंदी में आप लिख लें कि परिवेश का जो वातावरण है, तो परिवेश में होने वाली सामान्य घटनाओं के साथ पाठ को जोड़ने का अवसर मिलता है। सामान्य घटनाओं के साथ
आज के पाठ को जोड़ने का अवसर मिलता है, पाठ को जोड़ने का अवसर मिलता है। दूसरा पॉइंट आप लिख दें, टेल टेल शॉर्ट स्टोरी, एनेक्डोट, ANEC, एनेक्डोट्स, जोक्स और एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसेस ऑफ प्रीवियस बैचेस। तो इसमें शिक्षक क्या बताता है, टेल शॉर्ट, उसका मतलब होता है किंवदंती, या पंचतंत्र की कोई कहानी जिसे हम किंवदंती कहते हैं, एनेक्डोट्स, ANECTODES, एनेक्डोट्स यानी किंवदंती। तो कोई छोटी कहानी, हिंदी में आप लिख लें, कोई छोटी कहानी, किंवदंती। जोक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, अब जो भी आपको समझ में है, आप जोक्स भी लिख लें, हिंदी में समझ में आ जाएगा। तो टेल द शॉर्ट की कहानी, किंवदंती, जोक्स, हंसी मजाक, सही है, ये सही है। और छोटी कहानी, किंवदंती, हंसी मजाक, या पिछले बैच का कोई अनुभव, बताना होता है, यानी उससे लिंक करना होता है, ओन एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को बताना। एडवोकेट विस्तार से कुछ चीज गलत या सही जो भी है उसको बताता है, तो इसीलिए कुछ अपने से आप सोच के भी, या कुछ चीजें आप जोड़ के, तो अपने अनुभव, इस पाठ से संबंधित कोई अनुभव है उसको बताना। हाँ जी, मैं गलत जगह में जाता हूं, कोई बात नहीं। एडवोकेट योर ओन एक्सपीरियंसेस, ADVOCAT, एडवोकेट योर ओन एक्सपीरियंसेस, हो गया। तो इवैल्यूएशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन के बाद ही आपका प्रेजेंटेशन, मुख्य जो ऑब्जेक्टिव पूरा करना, वो शुरू करता है। तो मोटिवेशन में विद्यार्थी को थोड़ा एक्टिवेट, सुनने के लिए तैयार हो आपको। तो इसमें हमारे दैनिक जीवन में, घर में, आसपास छोटी छोटी साधारण, नॉन टेक्निकल, सिंपल हो, जो सबके समझ में आ जाए, उससे आज के पाठ को जोड़ना, या अपने शरीर जो आज के लेसन से रिलेटेड होता है इसी तरह उससे जोड़ना। और इस तरह विद्यार्थियों की तरफ से आया, अच्छा ऐसा हो गया तो अब क्या, उत्तर विद्यार्थियों से आया, यानी वो आपके साथ हो जाए, सभी इंटरेस्टेड हो कुछ ना कुछ बताने के लिए। ये ज्यादा नहीं, आपके टाइम के अनुसार, उससे ज्यादा नहीं, तो वेट कर दे। और फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में तो खैर वही जो आप, कोई इतना मेन नहीं। फिर आप सीधा प्रेजेंटेशन पे आ जाए।
भी हो, कुछ भी बताना हो, जैसे सिंपल केस मान लो जनरेटर है, तो जनरेटर क्या मुख्य काम क्या है? इसको किसी चीज से आप जोड़ दे। सिंपल सी बात मैं एग्जांपल ही देता हूं, जैसे घर में आजकल गैस चूल्हे हैं, बर्नर है, स्टोव है। अगर प्रेशर कुकर में आप पानी रख के गैस पे रख दे, बर्नर ऑन कर दे, तो क्या सीटी बजेगी और सीटी से गैस निकलेगी। तो फिर आप हीट से, यानी पानी का अवस्था परिवर्तन, सेम उसी तरह से जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा डीसी जनरेटर, वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जो मैं आपको दिया। आपको छोटे से एग्जाम्पल के साथ अपने पाठ जोड़ना होता है। जब मैं मोटिवेशन पे आता हूं तो 20 साल पहले की एक घटना मुझे, जब भी मैं मोटिवेशन का क्लास मतलब ये लेसन प्लान में मोटिवेशन पर आता हूं तो मुझे याद आ जाता है। वहीं पर इंस्ट्रक्टर्स आए हुए थे तमिलनाडु के। तमिलनाडु वाले लोग हिंदी तो नहीं जानते, और लेसन प्लान बना के फिर आपको यानी उनको ही एक्सप्लेन करना था। टीचर आए, उनका टॉपिक था बेंच वाइज। बेंच वाइज समझते ही है, जो बेंच पर है तो आप रिवर्स करिए तो जा खुल जाएगा। उसके बाद उन्हें बताना था कि बेंच वाइज क्या होता है, उसका सिद्धांत, उसकी कार्यविधि बेंच वाइज का बताना था उन्हें। तो उन्होंने मोटिवेशन में, अब बेंच वाइज में मूव करके उसमें जॉब को फिक्स कर, किसी भी जॉब को फिक्स कर दे, जो भी काम करना है। तो अब आप बताइए मोटिवेशन क्या हो सकता है? अब सोचे, बेंच वाइज सब जानते हैं, तो बेंच वाइज से मतलब टेक्निकल चीज, इधर उधर से किसी से कहीं से आप उसे, अच्छा ऐसा होता है, वही मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी ऐसा ही होता है। हाँ जी, मूवेबल मैंने बताया, एक फिक्स या एक मूवेबल। हाँ हाँ, वेरी गुड। माउथ, माउथ, माउथ सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए, एक फिक्स जा और ऊपर का फिक्स जा, नीचे मुंह को खोलते हैं तो नीचे वाला जा नीचे आता है, ऊपर वाला तो ही फिक्स है, फिर उसको आप बंद करते हैं। तो ये माउथ, तो माउथ जैसे मूवेबल और फिक्स जा, उसी तरह से ये बेंच वाइज। तो देखिए, जब आप बताएंगे ऐसा कोई बताएंगे और वो भी विद्यार्थियों की तरफ से आए, तो विद्यार्थी भी इंटरेस्टेड होगा कि अच्छा ऐसा होता है, क्या पढ़ाएंगे आज, देख थोड़ा ध्यान से सुन लेता हूं, इन्होंने ये किया है तो आगे क्या होगा। तो ये होता है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन थियरी, प्रिंसिपल, प्रोसेस, डिफिनीशन वो हमने बताया है। वो इंडिविजुअल्स के लिए भी है, सबके लिए है। क्लास में आपका क्या टीचर का रोल है वो भी मैंने बताया है। बट जब आप पढ़ाते के लिए एक ब्रेन स्टॉर्मिंग ये होता है सेशन, विद्यार्थियों से आप कनेक्ट होते हैं। कहा आपको जनरेटर दिया, सब लोग कुछ न कुछ बताने लगे, यानी सब लोग एक्टिव हो गए, तो विद्यार्थी पूरे एक्टिव हो जाते हैं। तो कम से कम 15-20 मिनट तक वो एक्टिवेशन तो बनाए, आगे क्या बताएंगे सुन लेता हूं, तो वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं। मतलब आपने उनके इंटरेस्ट और अटेंशन को जगा दिया। ठीक है, कुछ समय तक तो बना रहेगा, जरूरी नहीं कि 1 घंटे आधा घंटे तक बना रहे, लेकिन
और उतने में आपका एक दो टॉपिक तो खत्म ही हो जाएगा। तो ठीक है, वो है ना उसका, इसका था अजय देवगन की वो पिक्चर है जिसमें वो फ्लाइट में जाता, उसके बगल में जो हीरोइन बैठी रहती है, मुझे याद तो नहीं है, वो फ्लाइट, तो वो उसको कुछ बोल देता, वो उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है, बिगड़ जाती है, पूरा लेफ्ट एंड राइट उसको फायर कर, ध्यान दिया कि इससे कनेक्टेड कुछ अभी आगे आए तो शायद उनको भी प्यार हो जाए, मतलब टॉपिक से प्यार हो जाए जो आज पढ़ाया जाए। तो ये एक तरीके, देखिए एक थोड़ा सा जोक्स हो गया ना, मैंने आप बोला ना कि मोटिवेशन है, आप छोटा कोई जोक्स बता सकते हैं, कोई पुराना अपना अनुभव बता सकते हैं, छोटी कहानी। अब ऐसा नहीं कि आधा घंटे की कहानी चलती रहे, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट की कहानी है और पूरा क्लास एक्टिवेट हो जाता है। तो ये तरीका है, क्योंकि हर जगह लिखा है, हर बुक में लिखा है। कोई भी आएगा तो ये कहेगा कि टीचर का पहला दायित्व होता है कि विद्यार्थियों के रुचि और ध्यान को जगाए, लेकिन कैसे जगाए, क्या उपयोग करना पड़ेगा। आप सबका अपना तरीका, सभी टीचर्स का अपना तरीका होता है कि कैसे एक्टिवेट करें। कोई हंसाता है, कोई जोक सुना देता है, कोई किद्दंती सुना देगा, कुछ भी कर देगा, या कोई कुछ बोल देगा कि यार आज तुम खाना नहीं खाए हो, बड़े दुखी से लग रहे हो, क्या बात है, ये आप मोटिवेट करें। चलिए अब हम आते हैं जो मेन पार्ट हमारा है, प्रेजेंटेशन। इंट्रोडक्शन तो कोई खास नहीं है, तो उसमें पढ़ाते समय बताऊंगा इंट्रोडक्शन में क्या। प्रेजेंटेशन मेन पार्ट है, जहां इट इज इसेंशियल टू अचीव द predefined it is essential to achieve the predefined objective। तो जब भी आप कभी क्लास ले, टीचर मतलब होंगे, जरूर बनेंगे टीचर, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो जब भी टीचर बने, तो जब आप क्लास लेने आए तो पहले, तो जैसे मैं, इन्होंने कहा ना कि हाँ वो एयरप्लेन वाली वो जोक्स है, या फिर वो ये बताना है। चलिए, इट इज इसेंशियल टू अचीव दी प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्टिव। हिंदी में आप लिख लें कि पूर्व परिभाषित उद्देश्य को प्राप्त करना आवश्यक होता है। पूर्व परिभाषित उद्देश्य को प्राप्त करना आवश्यक होता है। दूसरा, इट इज अचीव टू अचीव इट divide the topics in subparts and explain each part properly। To achieve it यानी ऊपर उद्देश्य को, to achieve it हम करते हैं, to achieve it divide the topics in subparts and each parts properly।
उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, हिंदी में आप लिख लें, उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पाठ को या प्रत्येक भाग को लिख लें। प्रत्येक भाग को विभाजित करके अच्छी तरह व्याख्या करना। अच्छी तरह व्याख्या करना, छोटे भाग में डिवाइड कर दें और हर भाग को आप अच्छी तरह व्याख्या करें जिससे कि समझ में आए। इन प्रेजेंटेशन तीसरा पॉइंट आप लिखिए, इन प्रेजेंटेशन फॉलो द सीक्वेंस एज in presentation follow the sequence as। प्रस्तुतिकरण में निम्न क्रम का पालन करना। प्रस्तुतिकरण में निम्न क्रम का पालन करना। इन प्रेजेंटेशन फॉलो द सीक्वेंस एज। प्रस्तुतिकरण में निम्न क्रम का पालन करना। पहला है डिस्क्रिप्शन, इसमें लिख ले, मैं हिंदी बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन, इलस्ट्रेशन, ILLUSTRA, इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन। तीसरा है क्वेश्चन, क्वेश्चनिंग, QUESTION, क्वेश्चनिंग एंड क्वेरी। तो प्रस्तुतिकरण में शिक्षक को इस 3 क्रम का पालन करना होता है। अब इसका हिंदी भी लिख देता। डिस्क्रिप्शन का मतलब पहले आप जो कुछ बताना है, बताना। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है विवरण बताना, लेकिन शुद्ध आपको बताना है पूछना। इलस्ट्रेशन का मतलब दिखाना, दिखाना, और एक्सप्लेनेशन का मतलब वही बताना। फिर यहां प्रश्न पूछना और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना। प्रेजेंटेशन का एक क्रम होता है, प्रस्तुतिकरण में आपको इसका पालन करना होता है। इसीलिए इन सबको देखते हुए कितना आपके पास समय है और कितने टॉपिक्स का चुनाव करना होता है। डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन, इलस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन एंड क्वेरी, सॉरी क्वेश्चनिंग एंड क्वेरी या क्वेश्चन एंड क्वेरी भी कह सकते हैं। तो यहां पे आपको पहले बताना होता है। आप कह रहे हैं कि आज मैं परिभाषा बताऊंगा कैरेक्टर की, तो अब आप यहां आपने डिफाइन कर दिया है ऑब्जेक्टिव में कि एट द define the DC generator or tell the definition of DC generator। अब आप वो परिभाषा बता देना है। और उसके बाद किसी एक से प्रश्न पूछे। प्रश्न कैसे पूछना है वो आगे हम आएंगे बताएंगे आपको कि किस तरह प्रश्न पूछने का एक क्रम होता है, एक तरीका होता है। प्रश्न पूछना यानी बताना और पूछना। इसके बाद अब हम आए थे
एड पे ना, द टीचिंग एड मस्ट बी प्रॉपर, यूज्ड एट प्रॉपर टाइम एंड फॉर प्रॉपर ड्यूरेशन। अब यहाँ टीचिंग एड जो भी आपका चार्ट है, ट्रांसपेरेंसी है, मॉडल है, मॉकअप है, पावर पॉइंट है, जो भी है, अब आप उसको दिखाइए। जैसे डीसी जनरेटर की परिभाषा आपने बताया, तो कुछ नहीं, एक डीसी जनरेटर ही बना है, सिंपल फील्ड कॉयल है, आर्मेचर है, नीचे वो स्लिप्स लगे हैं, एक्सटर्नल सर्किट, बस सिंपल सा एक बना है। अब आप उसको दिखाएं और दिखाते हुए बताना वही बताइए जो यहां बताए, नो चेंज। परिभाषा में क्या चेंज होगा, सिद्धांत में क्या चेंज होगा, तो जो आपने यहां बताया था वही आपको पुनः दिखाते हुए, चार्ट है या प्रोजेक्टर से तो आप वहां रखें कि ये डीसी जनरेटर है, और विद्यार्थियों की तरफ देखते हुए बताइए कि ये डीसी जनरेटर है। इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दिया है, एक बार पुनः बताता हूं, एक बार आप बता दें। तो ये दूसरा स्टेप होता है, टंगा रहेगा। अब आता है क्वेश्चन, अब किसी एक से वही प्रश्न फिर पूछे कि परिभाषा क्या होती है, तो बता देता है, ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाइए। अगर आपको बताना होता है कि नहीं इन्होंने थोड़ा गलत बताया, जैसा मैंने पहले बताया, एक बार पुनः बता देता हूं, एक बार फिर से आप बता दें, ये परिभाषा, ठीक है। अब परिभाषा जब खत्म हो गई, इसी का काम खत्म हो गया, क्योंकि परिभाषा बताते हुए हो सकता है आपको फिर यूज करना पड़ जाए। अब आप उसको हटा दें, जो भी है आपके उतने समय के लिए उसकी जरूरत है, तो उतने समय के लिए विद्यार्थियों से पूछेंगे कि आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप बता दें। डाउट नहीं है तो चलिए, आज हमारा पहला पॉइंट है प्रेजेंटेशन का खत्म हुआ, दूसरा है सिद्धांत, सिद्धांत डीसी जनरेटर का सिद्धांत। तो अब मैं आपको सिद्धांत बताऊंगा। तो सिद्धांत में भी फिर वही, उसके बाद अगर कार्यविधि है तो कार्यविधि, मतलब ये तीन क्रम याद रखिए। जो पूजा पाठ करते हैं, कोई मंत्र आप याद रखते हैं ना, तो मंत्र को आप रट लेते हैं, ईश्वर के सामने जब खड़े होते हैं तो उस मंत्र को पढ़ देते हैं। तो शिक्षक के लिए एक मंत्र है ये, शिक्षक के लिए एक मंत्र है ये कि किसी भी टॉपिक्स को 3 बार आपको बताना होता है। पहले बताना, पूछना, दिखाते हुए बताना, उन्हें प्रश्न पूछना, और फिर विद्यार्थी ने तो 2 बार बता दिया आपको, 3 बार बता दिया। अब आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप उसको बता दें, यानी पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना। नहीं आता है तो खत्म, अब आप आगे बढ़ जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, लेकिन जितने भी पॉइंट्स हैं प्रेजेंटेशन में, ये आपको फॉलो करना होता है। कोई डाउट इसमें? ठीक है। तो इन 3 चीज को आप अंग्रेजी में नहीं याद कर सकते तो हिंदी में सिंपल सी है कि बताना, पूछना, दिखाना, प्रश्न पूछना और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना कोई कठिन नहीं है। इसी में चौथा पॉइंट लिख लें, सक्सेस ऑफ प्रेजेंटेशन depends on proper handling of teaching material teaching method. Success of presentation depends on proper handling of teaching material and teaching methods. जैसे क्रिकेट में बॉलर का सक्सेस डिपेंड करता है उसके लाइन और लेंथ, दोनों में अगर कोई भटक गया तो फिर
या फिर तो उसी तरह से टीचर को भी उसका पढ़ाने का तरीका और पढ़ाने के सामग्री, विषय सामग्री, इन दोनों का एक उचित उपयोग होना जरूरी है, तभी आपका प्रेजेंटेशन मिलेगी। तो हिंदी में आप लिख लें, प्रस्तुतिकरण की सफलता पढ़ाए विषय वस्तु तथा आने के तरीके के समुचित उपयोग पर निर्भर करता है कि कितना अच्छी तरह आपका मेथड, पढ़ाने का तरीका, और खैर मटेरियल तो होना ही है, जो पढ़ा रहे हैं आप वो तो जरूरी है, निर्भर करता है। चले, इसमें प्रेजेंटेशन में प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन must be asked at regular interval. Asked at regular interval. कब कब आपको प्रश्न पूछना है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कब प्रश्न। क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड एट रेगुलर इंटरवल, यानी निश्चित अंतराल पे प्रश्न अवश्य पूछना, निश्चित अंतराल पे प्रश्न अवश्य पूछना, निश्चित अंतराल पे प्रश्न अवश्य पूछना। दूसरा आप लिख लें, क्वेश्चन शुड बी simple, short, simple and straightforward. Question should be short, simple and straightforward. SHORT छूट गया, यहाँ T लगा दो। Question should be short, simple and straightforward. तो प्रश्न हिंदी में आप लिख लें, प्रश्न संक्षिप्त, सरल और स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट हो, घुमाए ना उसको, घुमाने का भी है पर तो टेस्ट में होता है। तो प्रश्न संक्षिप्त, सरल और स्पष्ट हो, प्रश्न संक्षिप्त, सरल और स्पष्ट, रिलेटेड टू द टॉपिक, रिलेटेड टू द विषय, यानी पाठ से संबंधित हो, जो पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित हो, पाठ से संबंधित हो, पाठ से संबंधित हो। कितने तरह के प्रश्न होते हैं, कैसे प्रश्न होते हैं, क्या विशेषता होती है, वो सब हम प्रश्न में आएंगे, इसके बाद तब डिस्कस करेंगे। हो गया, मिटा दें? चलिए, प्रेजेंटेशन में लास्ट हिंट्स है, स्पॉट हिंट, क्या होता है, इंस्ट्रक्टर by virtue of his experience
may provide some specific information related to topic. The instructors, yes, यहाँ करते हैं. The instructors, by virtue of experience, may provide some specific information related to the topic. Related to the topic. हिंदी में आप लिख लें कि अनुदेशक अपने अनुभव के आधार पर इस पाठ से संबंधित कोई विशेष सूचना दे सकता है. इस पाठ से संबंधित कोई विशेष सूचना दे सकता है. दूसरा पॉइंट आप लिख लें. इट में भी सम स्केच डायग्राम फॉर्मूला सजेशन प्रोसेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. अनुभव के आधार पर उससे संबंधित कुछ दे सकता है. इट में भी सम स्केच सर्किट डायग्राम फॉर्मूला सजेशन प्रोसेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग. हिंदी में आप लिख लीजिए. यह कोई चित्र स्केच यानी कोई चित्र स्पेशल चित्र जिसे कहते हैं स्केच को, तो यह कोई खाका चित्र लिख सकते हैं, चित्र ही लिख लें. सर्किट डायग्राम को सर्किट डायग्राम, यह कोई चित्र सर्किट डायग्राम, फॉर्मूला यानी सूत्र, यह सूत्र सुझाव प्रक्रिया या समस्या समाधान का तरीका हो सकता है. या समस्या समाधान का भी हो सकता है जो टीचर समझता है कि विद्यार्थियों को देना चाहिए अपने अनुभव के आधार पर, तो वो दे सकता है. इसलिए वो तीसरा कॉलम जो है लास्ट कॉलम प्रेजेंटेशन का लास्ट कॉलम स्पॉट लिंक होता है. में वो जब वो लेसन प्लान बना रहा होता है तभी उसमें लिख देता है कि इसमें मैं ये बताऊंगा, देता है. क्योंकि लेसन प्लान जैसा मैंने कहा टीचर बनाता है, खुद के लिए बनाता है, तो वह देता है. जैसे मोटिवेशन बना रहा है यहां तो नहीं, लेकिन जब मोटिवेशन के आगे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि मोटिवेशन में क्या बताऊं. यहां नहीं, यहां तो एज ए ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को कोई ना कोई देखेगा तो उसको गलत मानेगा. बट जब आप क्लास ले रहे हो तो वहां भूल न जाए तो आप लिख सकते हैं. तो स्पॉटिंग हो गया. इसके बाद समरी. मुझे लगता है टाइम खत्म हो जाएगा. समरी सारांश, समराइज द टॉपिक्स प्रॉपरली.
समराइज द टॉपिक प्रॉपरली। नहीं पानी नहीं। समराइज द टॉपिक प्रॉपरली, यानी पाठ का उचित सारांश बताना, पाठ का सारांश उचित तरह बताना, उचित तरह बताना। सारांश उचित तरह बताना। When summarize trainees get an opportunity then trainees get an opportunity to clarify their doubt. To clarify their doubts. Then trainees get an opportunity to clarify their doubt. यानी पढ़ाते समय अगर कहीं पे कुछ संदेह रह गया हो, उस समय वो समझ अवसर मिल जाता है। तो वही कहने का मतलब है, हिंदी में आप लिख लें। When summarize, then trainees get an opportunity to clarify their doubts. तो इसमें आप लिख ले कि सारांश जब सारांश बताया जाता है तो विद्यार्थियों को अपने संदेह दूर करने का एक अवसर मिल जाता है। तो विद्यार्थियों को अपने संदेह दूर करने का एक अवसर मिल जाता है। तीसरा, emphasize the topics where doubts are likely to occur. Emphasize the topic where doubts are likely to occur. Emphasize the topic to occur. इसमें आप हिंदी में लिख लें कि उस पाठ का सारांश अच्छी तरह बताना, उस पाठ का सारांश अच्छी तरह बताना, जहां संदेह अच्छी तरह बताना जहां संदेह उत्पन्न होने की संभावना रहती है, जहां संदेह उत्पन्न होने की संभावना रहती है। संदेह उत्पन्न, जहां संदेह उत्पन्न होने की संभावना रहती है, जहां संदेह उत्पन्न होने की संभावना। तो टीचर को पता रहता है कि मैंने आज 2-3 टॉपिक्स पढ़ाया है, तो कहां पे हो सकता है डाउट्स, तो जब उसका सारांश बताए तो उसको थोड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें। तो एप्लीकेशन, इसके बाद
covered here are related to objective. ऑब्जेक्टिव से तो सब जुड़े हैं, बट यहां थोड़ा सा उसका एक विशेष उपयोग होता है. टॉपिक कवर्ड हियर आर रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव. यहां जो बताया जाता है या इस क्रम में जो बताया जाता है, ये लिख लें, इस क्रम में जो बताया जाता है वह उद्देश्य से संबंधित होता है. इस क्रम में जो बताया जाता है वह उद्देश्य से संबंधित होता है. दूसरा, the number of question will be equal to the number of question will be equal to the number of objective. Number of question will be equal to the number of objective. सिंपल है. इसमें प्रश्नों की संख्या उद्देश्य की संख्या के बराबर होता है. उद्देश्य की संख्या के बराबर होती है. कि जितने उद्देश्य होंगे उतने ही प्रश्न होंगे. समरी में भी उतने ही प्रश्न होते हैं. तो प्रश्नों की संख्या उद्देश्य की संख्या के बराबर होती है. प्रश्नों की संख्या उद्देश्य की संख्या के बराबर होती है. टॉपिक कवर्ड इन प्रेजेंटेशन और discussed here. Topic covered in presentation discussed here. Covered in presentation are discussed here. प्रस्तुतिकरण में पाठ, प्रस्तुतिकरण में पढ़ाए गए पाठ की परिचर्चा यहां होती है. पढ़ाए गए की परिचर्चा यहां होती है. हो गया. इसी में अगला पॉइंट लिखिए चौथा. The instructor and evaluate his ability skill. The instructor can evaluate his ability to transfer the skill या ट्रांसफर द नॉलेज कर दे. क्योंकि ये तो नॉलेज ही ट्रांसफर करेगा. The instructor can evaluate his ability to transfer the knowledge. तो अनुदेशक हिंदी में आप लिख ले. अनुदेशक अपने ज्ञान स्थानांतरण की योग्यता का पता लगा सकता है. अनुदेशक अपने ज्ञान स्थानांतरण की योग्यता का पता लगा सकता है.
एक पॉइंट इसमें और लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, it provides information about topic not understood by training. It provides information about topic not understood by training. कौन सा पाठ विद्यार्थी समझ नहीं पाया? कौन सा पाठ विद्यार्थी समझ नहीं पाया? विद्यार्थी समझ नहीं पाया, उसकी सूचना प्रदान करता है। प्रश्न पूछा, विद्यार्थी बता नहीं पाया, तो आपको लगता है कि एक इनके समझ में नहीं आया, तो आप उसे फिर से बता सकते हैं या डिस्कस। तो कौन सा टॉपिक विद्यार्थी समझ नहीं पाया, इसकी सूचना प्रदान करता है। Track the success and failure of the trainees. Failure of trainees. विद्यार्थियों की सफलता और असफलता का जो आज आपने पढ़ाया है, उसमें विद्यार्थी समझ गया तो सफल है, नहीं समझा तो असफल है। तो विद्यार्थियों की सफलता और असफलता का will be question asked will be comparative, comprehensive, and thought-provoking type. Question asked will be comparative, comprehensive, and thought-provoking type. Comparative का तुलना जिसे किया जाए, तुलनात्मक। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्याख्यात्मक, जो व्याख्या आप करते हैं, व्याख्यात्मक। थॉट प्रोवोकिंग यानी जो मस्तिष्क को उद्वेलित करे, मस्तिष्क को उद्वेलित करे। सोचने पर आप मजबूर हो कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, वो थॉट प्रोवोकिंग होता है। कुछ आप सोचें। तो परीक्षण में पूछे गए प्रश्न, परीक्षण में पूछे गए प्रश्न तुलनात्मक, व्याख्यात्मक या मस्तिष्क को उद्वेलित करने वाले होते हैं, या मस्तिष्क को उद्वेलित करने वाले होते हैं। या मस्तिष्क को उद्वेलित मैंने यह लिखा है, उद्वेलित करने वाले होते हैं।
मस्तिष्क को उत्तेजित करने वाले होते हैं। तीसरा आप लिख लें, ग्रेडिंग ऑफ ट्रेनिज, और prepared grading of trainees are prepared based on विद्यार्थियों की श्रेणी, किसने ज्यादा मार्क पाया, किसने कम मार्क पाया, तो या फिर आजकल ABC जो अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं। परीक्षण के आधार पर विद्यार्थियों की श्रेणी बनाई जाती है। परीक्षण के आधार पर विद्यार्थियों की श्रेणी बनाई जाती है। परीक्षण के आधार पर विद्यार्थियों की श्रेणी बनाई जाती है। तो एक जब से NSQF आया है उसमें भी टेस्टिंग में कुछ चेंजेस किया है, और आपका जो टीचिंग ग्रेडिंग से पहले ट्रेनीज पोर्टफोलियो, शायद नाम आपने सुना हो, तो ITI में और यहाँ NSTI में जो भी टीचर या इंस्ट्रक्टर्स पढ़ाते हैं, या कुछ वाइवा वॉइस लेते हैं, या किसी तरह का कोई प्रश्न पूछते हैं, तो उसका एक रिकॉर्ड उन्हें रखना पड़ता है। या कहीं पर आप प्रैक्टिकल एग्जाम कराते हैं तो उसका एक वीडियो रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो इस थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल, ओरल, वाइवा जितने तरह के एग्जाम्स होते हैं, उन सबका हर विद्यार्थियों का क्या क्या रहा, उसका एक रिकॉर्ड रखना पड़ता होता है। इस रिकॉर्ड को जब फाइनल एग्जाम होता है, एग्जामिनर्स आते हैं, उन्हें दिखाना होता है। उसे कहते सभी विद्यार्थियों का एक विकास पत्रिका, यानी क्रमिक जो उनका विकास होता है, जो हैं, तो उनके विकास का पूरा अभिलेख उसमें होता है। टीचर को भी है, जो हर क्लास के बाद जब भी आप पढ़ाएंगे, थियरी में भी तो टेस्ट तो आएगा ही, तो टेस्ट में आप प्रश्न ही पूछते हैं, तो प्रश्नों के माध्यम से ही आप पता लगा तो किस विद्यार्थी ने अच्छा बताया, किस विद्यार्थी ने अच्छा नहीं बताया। तो आप एक अपना रजिस्टर डेली के आज मैंने पढ़ाया और इस विद्यार्थी ने अच्छा बताया तो उसको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं, जो थोड़ा मीडियम बताया उसको कम, जो उससे कम बताया, तो एक रिकॉर्ड भी बन सकता है 6 महीने, 3 महीने या साल भर। जो थियरी क्लास लेंगे तो थियरी क्लास के आधार पर जो आप टेस्ट पूछेंगे उस टॉपिक से संबंधित, उसके आधार पर विद्यार्थियों ने क्या उत्तर दिया, तो उसका एक रिकॉर्ड आप बना के रखते हैं। सेशनल मार्क देते हैं तब आप उसके बेस पर सेशनल मार्क देते हैं। जिसका अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छे नंबर्स हैं, उसको अच्छा नंबर मिले, क्योंकि सेशनल ये एक्चुअली ब्लेमिंग होती या मैं तो क्लास में रेगुलर आता था, वो तो आता ही नहीं था, उसको अच्छे मार्क्स कैसे मिल गए, तो बहुत सी चीजें होती हैं। तो वहां जब आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा तो कोई कह नहीं सकेगा कि नहीं मैंने क्यों मार्क्स दिया। अब आपके जो प्रिंसिपल है या डायरेक्टर है, दूसरा को भी वो रिकॉर्ड आप दिखा सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है ट्रेनिंग पोर्टफोलियो। कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है वो अलग बात है। टेस्ट के बाद मेन पर्पज है रीइंफोर्स द लर्निंग। जो कुछ भी कक्षा में पढ़ाया गया है आप घर जाके, असाइनमेंट का मुख्य उद्देश्य यही होता है, सीखने को सुदृढ़ करना।
सीखने को सुदृढ़ करना। दूसरा पॉइंट, डेवलप द एबिलिटी to answer the question. Develop the ability to answer the question independently. Ability to answer the question independently. And develop the ability to answer the question independently. स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर देने की योग्यता का विकास करना। स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर देने की योग्यता का विकास करना। स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर देने की योग्यता का विकास करना। और ट्राई टू solution any problem. Try to find solution of any problem. किसी समस्या का समाधान स्वयं ढूंढना। किसी समस्या का समाधान स्वयं ढूंढना। Try to find the solution of any problem. किसी समस्या का समाधान स्वयं ढूंढना। हो गया? किसी समस्या का तो असाइनमेंट इसलिए दिया जाता, बता दिया जाए जिससे वो विद्यार्थी सीख ले। बट एक या दो, ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे अगर 3-4 टॉपिक आपने पढ़ाया तो ज्यादा असाइनमेंट नहीं दिया जाता है, कम से कम यह। नहीं तो ज्यादा आप दे देंगे तो ऐसे ही वो उसको रख देगा और घर पे जाकर उसको खोलेगा भी नहीं, न लिखेगा, तो वो अवॉइड करेगा। लेकिन जब कम रहेगा तो उसको इंटरेस्ट बढ़ेगा। नेक्स्ट है रेफरेंस। नेम ऑफ द बुक बताना होता है। नेम ऑफ द राइटर ऑफ द बुक, पेज नंबर। ये 3 चीजें आपको बताना होगा। क्लास जो कुछ मैंने आज आपको पढ़ाया है, वह इस बुक से पढ़ाया है मैंने। तो बुक का नाम, बुक से पढ़ाया है, बुक का क्या नाम है, उसके राइटर कौन है, किसने लिखा है और किस पेज पर ये है जो मैंने पढ़ाया। आजकल मल्टीमीडिया का भी जमाना है, तो हो सकता है आप किसी साइट से लिए हों या किसी गूगल से लिए हों। तो अगर आपने उसका लिंक बता दे कि मैंने इससे लिया है, ये लिंक। अभी अगर कोई डाउट है तो वहां आपको देना होता है, वहां आपको पूरी सूचना मिल जाएगी। कोई अगर आपको डाउट है तो आप उसे पढ़ ले और जो भी डाउट है अपना क्लियर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेफरेंस है। रेफरेंस के बाद बस कल क्या पढ़ाएंगे, कल आप क्या पढ़ाएंगे वो आपको आज ही बता देना होता है कि कल मैं ये पढ़ाऊंगा आपको। मतलब सिंपली वही कि फिर से पूरा
नेम ऑफ द पार्ट्स, जो भी है, जो मेन टॉपिक्स है जो आप लिखते हैं वो अवश्य बताना होता है यहाँ पे, तो वो आप अवश्य बताएं। ठीक है, तो ये लेसन प्लान है। हो जाएगा बच्चे, तो बहुत टाइम ले लिया, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो क्या बात है भाई, यहां से वहां कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप भी बगल में बैठ जाओ ने। आप बगल में तो बात करते हो, इनको भी पीछे बैठा लो, पीछे भी मुड़ के बात कर लेना। जब मैं इधर मुड़ता हूं तो आप उधर मुड़ जाते हो। भूल जाते हैं, अच्छा उनसे पूछ लेते हैं, छूट जाता है तो उनसे पूछते हैं। चलिए कोई, मैं तो लिखता हूं यार, यहाँ बोर्ड पर आप देख सकते हो जो छूट जाता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि कौन से पॉइंट्स हैं, तो किस पॉइंट्स पे अगर कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं। अब आप जब लिखेंगे कैसे, हाउ टू राइट ऑन द लेसन, हाउ टू राइट, कोई एग्जाम्पल लेके। तो डायोड का डिफिनीशन, प्रिंसिपल, प्रोसेस, वो ये तीन आपके मेन टॉपिक है, मेन पार्ट है जिसे आज आपको पढ़ाना है। तो ऊपर के जो इंफॉर्मेशंस हैं वो तो आप लिख लेंगे, डेट है, ट्रेड है, नेम है, लेसन नंबर है, यूनिट नंबर, वो सब जनरल इंफॉर्मेशन है। हम आते हैं टाइटल। तो ये जो मेन पॉइंट्स है ये टाइटल में आना चाहिए। सिंपली अबाउट द डायोड और इंट्रोडक्शन ऑफ डायोड, ये गलत है। ये तो आप जो मैंने एग्जांपल दिया है ना, आप इसके पहले क्लासिफिकेशन, इसके पहले आप वैलेंस बॉन्ड, इसके बाद पी और एन टाइप कंडक्टर्स, जो भी आप पढ़ाना चाहें वो आ सकता है। ये तो आप क्या नेम ऑफ नेम, नहीं तो क्या बताएंगे डायोड के बारे में ज्यादा, डायोड के बारे में ज्यादा क्या बताएंगे वो भाई। आप क्लासिफिकेशन का मतलब तो क्या है आपका टाइप। सपोज आपके पास आज 15 मिनट का टाइम है या 10 मिनट का टाइम है या आधा घंटे का टाइम है, आप डिफिनीशन और प्रिंसिपल बता सकते हैं, तो आपके लेसन प्लान में केवल 2 रहे, 3 बता सकते हैं। आपके पास ज्यादा टाइम है तो जो भी है, ये तो डिपेंड्स करता है कि आज आप क्लास में क्या पढ़ाओगे, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने भी एग्जांपल लिया, तो आप यहां पर वही डिफिनीशन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ डायोड, वर्किंग प्रोसेस ऑफ डायोड। के पास समय है, आप 4 पढ़ा सकते हैं, तो फिर चारों एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ डायोड। डिफिनीशन और प्रिंसिपल लिख सकते हैं, तो केवल 2 ही रहेगा, डिफिनीशन प्रिंसिपल ऑफ डायोड। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप
कितना समय लगेगा, सबको देखते हुए आप 2 पढ़ा सकते हैं, 3 पढ़ा सकते हैं। इनको हम कहते हैं मेन पॉइंट्स, जैसे डिफिनीशन, प्रिंसिपल, प्रोसेस, टाइप, वर्किंग प्रोसेस, सर्किट, जो भी है। तो वो आप इस क्रम में तो कितना आप पढ़ा सकते हैं, कितना आपके पास टाइम है, उसको देखते हुए ये आपका टाइटल बनता है। यानी जैसा मैंने कि आज क्या पढ़ाना है तो मेन पॉइंट बता दिए, और वही आपको क्लास कि आज मैं डायोड की परिभाषा, सिद्धांत और कार्यविधि बताऊंगा। अब जैसे अगर 3 पॉइंट है तो डिफिनीशन, प्रिंसिपल के बाद एंड आएगा। अगर 4 पॉइंट है, डिफिनीशन, प्रिंसिपल, टाइप के बाद में एंड लास्ट में आएगा, बीच में नहीं कि डिफिनीशन एंड प्रिंसिपल एंड टाइप, नहीं। डिफिनीशन, प्रिंसिपल, टाइप एंड वर्किंग प्रोसेस। अगर 2 है तो यही एंड आ जाएगा, डिफिनीशन एंड प्रिंसिपल ऑफ टाइप। इसलिए मैंने 3 आपको लिख के बता दिया कि जहां अगर 3 है तो 2 के बाद एंड आएगा, अगर 3 के बाद एंड आएगा, अगर 2 ही है तो ये एंड आएगा, या जो भी आपको लिखना है। ये टाइटल लिखने का तरीका। केवल अबाउट द जनरेटर, इंट्रोडक्शन टू डायोड या इंट्रोडक्शन टू ई, तो उससे क्लियर नहीं होता है। तो पिक्चर का टाइटल देख के ही आप समझ जाते हैं पिक्चर, कुछ तो आइडिया लग ही जाता है कि पिक्चर मारधाड़ वाली होगी, सिंपल होगी, सामाजिक होगी, या कोई जासूसी होगी, क्या होगी। तो उसी तरह और ये टाइटल आपको बोर्ड पर लिखना भी होता है। जब आप क्लास में आते हैं तो ये टाइटल विद्यार्थी को पता चल जाता है कि आज के इस आधा हम ये 3 मुख्य पॉइंट्स पढ़ेंगे, या 3 मुख्य पॉइंट हमको पढ़ाया जाएगा। तो ये एडवांटेज भी मैंने बताया था कि ये लेसन प्लान आपको ट्रैक पे रख, कितने पॉइंट्स हैं, क्या इंफॉर्मेशंस हैं, क्या सीक्वेंस में आपको। ये दूसरा पॉइंट, दूसरा ऑब्जेक्टिव तक खत्म कर दें, इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव एंड ऑफ एंड कंप्लीशन मैंने लिखा था तो कंप्लीशन ही लिखिए। एट द कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन, एट द कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन, the trainee shall able to the trainees will, या shall दोनों लिख सकते हैं, will able to यानी ये जो सेंटेंस है यहां से लेके ऑब्जेक्टिव के डिफाइन दी या जैसे मैंने कल बताया था आप लिख सकते हैं टेल दी डिफिनीशन ऑफ डायोड। एक एक्टिव वर्ब के साथ तो डिस्क्राइब, और तीसरा एक्सप्लेन, वर्किंग प्रोसेस ऑफ डायोड। तो ये ध्यान रखें जो टाइटल में आपका मेन पॉइंट का क्रम है वही, वहां टाइटल में पहले डिफिनीशन है, तो यहां भी वही क्रम होगा, पहले डिफिनीशन, फिर प्रिंसिपल होगा और फिर वर्किंग प्रोसेस होगा। सपोज टाइप भी है तो तीसरे में टाइप हो जाएगा। स्टेट, जैसे स्टेट बताना, स्टेट या टेल,
टेल द टाइप ऑफ डायोड, वहां पर वो हो जाएगा। अब आप ऊपर से पढ़े तो ये सेंटेंस वहां से, एट द कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन द टेनिस शैल एबल टू, या कंप्लीट या नहीं होता, देखिए सेमी कॉलन है, यानी ये कंटिन्यू में, एबल टेनिस विल एबल टू डिफाइन द डायोड, ये जाके यहां कंप्लीट सेंटेंस होता है। इसी तरह से इसके साथ यहां एट द कंप्लीशन दिस लेसन द टेनिस विल एबल टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डायोड, ये यहां पे, यानी इस पाठ के समापन पर विद्यार्थी डायोड की परिभाषा बताने, हिंदी में आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा के समापन पर विद्यार्थी सक्षम होगा, इस पाठ के समापन पर विद्यार्थी सक्षम होगा, और यहां पर आप लिखेंगे डायोड की परिभाषा बताने में, डायोड की परिभाषा बताने में। डायोड के सिद्धांत का विवरण, डिस्क्राइब आपने लिखा है तो विवरण बताने में, विवरण बताने में, और एक्सप्लेन है यानी व्याख्या करने में, तो डायोड की कार्यविधि, डायोड की कार्यविधि की व्याख्या करने में, ये व्याख्या शब्द जरूर आना चाहिए। केवल आप कह देंगे कि डायोड की कार्यविधि तो गलत है, डायोड की कार्यविधि की व्याख्या करने में, व्याख्या करने में, अब यहां पे पूरा होगा, तो ये इसके साथ ही ये पूरा होगा, अलग से नहीं। और ये ऑब्जेक्टिव केवल लेसन प्लान में ही रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव जब आप पढ़ाएंगे तो ट्रेनिंग्स को बताने की जरूरत नहीं है। डिफाइन या डिस्क्राइब या एक्सप्लेन, ये एक्टिव वर्ब लिखा है, नहीं, ये तो आपके लिए है, मतलब टीचर्स के लिए, उसे पता होना चाहिए कि मैंने अगर डिफाइन लिया है तो लिखा है तो केवल परिभाषा, डिस्क्राइब लिखा है तो संक्षिप्त विवरण ही होता है, ज्यादा नहीं होगा, एक्सप्लेन है तो विस्तार में बताऊंगा। अगर प्रिकॉशंस होते इसी में, एडवांटेज ऑफ द डायोड, जहां पॉइंट्स में एक के बाद एक पॉइंट्स में लिखना होता है, कल यूज करते हैं, तो जो आपके नॉलेज वर्ब याद कर लें, उससे आपका काम चल जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा हम बढ़ते ही नहीं है, एप्लीकेशन से आगे यहां होगा की बात है, तो डिसमेंटलिंग का काम तो कम ही होता है, परिभाषा, नेम ऑफ द पार्ट्स, क्लासिफिकेशंस, बस यहीं तक रहते हैं। तो इसके बाद जब कहीं काम करेंगे या कहीं अप्रेंटिस करेंगे तो वो आगे का कार्य होता है, तो इसको लिख सकते हैं। कोई डाउट इसमें लिखने में? तो चले खत्म करें या आगे चले? आप खत्म तो नहीं हो पाएगा पूरा। इसके बाद आपका टीचिंग एड होता है, चलो एक पॉइंट और ले ले, टीचिंग एड। तो टीचिंग एड में केवल आपने बताया है टीचिंग एड, और एक और आगे वाला करके बस खत्म करता हूं। टीचिंग एड यानी चार्ट ट्रांसपेरेंसी, जो भी आपने बनाया है, जो आप दिखाएंगे, चार्ट है, ट्रांसपेरेंसी है, या फिर आपका कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, पीपीटी है, तो जो भी है सबको लिखने की जरूरत नहीं है, जो आप दिखाएंगे वो आप लिख सकते हैं। रिव्यू एंड लिंक, रिव्यू में आप बट नेचुरल डायोड से पहले आपने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बताएंगे, तभी तो डायोड पढ़ाएंगे। में आप पी टाइप एंड एन टाइप यानी डिफिनीशन, सपोज आप डिफिनीशन, प्रिंसिपल ऑफ
definition and principle of p-type diode, p-type sorry and n-type diode. और लिंक में फिर वही आ जाएगा जो आपने अभी उसमें लिखा है, टाइटल में जो लिखा है वही फिर आ जाएगा। डिफिनीशन में 60 में लिख देते, डिफिनीशन प्रिंसिपल वर्किंग प्रोसेस ऑफ डायोड। इसको आप यहां तो पूरा लिखना पड़ेगा। जब आप एज ए टीचर अपना कई लेसन प्लान बनाए, जिसे आप जैसे मैंने यहां लिखा वैसे यहां भी 60 में लिख सकते हैं, लेकिन यहां आपको 60 में नहीं लिखना है। यहां तो आपको, क्योंकि एज ए ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर आप यहां हैं तो कोई दूसरा लिखेगा, तो यहां आपको पूरा ही लिखना होगा। डिफिनीशन प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ डायोड। ऑब्जेक्टिव और टीचिंग एड क्या आप बनाए हैं, क्या आपका उद्देश्य है, क्या आपका टाइटल है, वो विद्यार्थी को नहीं बताना होता है। टाइटल के बाद सीधे आप रिव्यू पा जाते हैं। टाइटल के बाद रिव्यू के बाद लिख कि मैं आज आपको डायोड सिद्धांत और कार्यविधि बताऊंगा। कल पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की परिभाषा और सिद्धांत बताया था, और आज आप डायोड की परिभाषा, सिद्धांत और कार्यविधि बताऊंगा। तो टाइटल के आपको लिंक और रिव्यू पाना होता है, लेकिन बीच में रिव्यू होता है जब आप बताएंगे कि मैंने कल आपको पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर की परिभाषा और सिद्धांत बताया था। अब यहां एक प्रश्न पूछना होता है, केवल एक प्रश्न किसी एक विद्यार्थी से कि पी टाइप सेमीकंडक्टर की परिभाषा क्या है या एन टाइप सेमीकंडक्टर का सिद्धांत क्या है, कोई एक प्रश्न किसी एक विद्यार्थी से पूछना है। अगर वो उसका उत्तर बहुत अच्छा, बैठ जाइए। अगर वो उत्तर गलत देता है तब भी बैठ जाइए। अब आप बता दीजिए कि नहीं, कल मैंने बताया था पी टाइप सेमीकंडक्टर का सिद्धांत, आपने गलत बताया। एक बार ध्यान से सुनिए, मैं पुनः बता रहा हूं, बस पूछना है। सही बता दे तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, बैठ जाए, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। उन्हें बैठा दे, कुछ कहना नहीं कि यार कल ही तो बताया था, आज तुम बता नहीं, बैठ जाइए। ध्यान से सुनिए, मैं पुनः बता रहा हूं और फिर रिपीट करेंगे। एक बार प्रश्न पूछे, जैसे मैं फिर से बता देता हूं, जैसे अभी यहां तक कि मैं आज आपको डायोड की परिभाषा, सिद्धांत और कार्यविधि बताऊंगा। कल पी टाइप और एन टाइप डायोड की परिभाषा और सिद्धांत बताया था। पी टाइप डायोड का सिद्धांत क्या है, पहले प्रश्न पूछना है, फिर किसी एक का नाम लेके आप बताइए। जब वो बता रहे हो तो चुपचाप सुनिए, गलत बताएं सही बताएं सुन लीजिए, बैठ जाइए। नहीं, आपने गलत बताया, अब मैं बता रहा हूं, सही बता दें, और फिर उसको तो ये आपको बताना है। और कल मैं जब ये कंप्लीट कर तो फिर सबको एक एक करके 5 मिनट का समय दूंगा, बताना होगा। इसलिए ये बिल्कुल एक तरह से रट जाइए कि आज मैं आपको डायोड की परिभाषा, सिद्धांत और कार्यविधि बताऊंगा। मैंने आपको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के परिभाषा और सिद्धांत बताया था। पी टाइप सेमीकंडक्टर की परिभाषा क्या है, आप बताइए, बैठ जाइए। नहीं, आपने गलत बताया, मैं पुनः और फिर से रिपीट करिए वही कि कल मैंने आपको डायोड की परिभाषा, सिद्धांत, कल मैंने आपको पी और एन टाइप का परिभाषा और सिद्धांत बताया था, और आज आपको डायोड की परिभाषा, सिद्धांत और कार्यविधि बताऊंगा। अब इसके बाद मोटिवेशन आ जाता है। तो मोटिवेशन में फिर जैसा मैंने कहा था कि आप कल सोच के आइएगा कि कौन सा आपका टॉपिक है। तो मोटिवेशन तक, टाइटल से लेकर मोटिवेशन तक ये 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगता है, या 4 मिनट। मोटिवेशन ज्यादा है तो 5 मिनट मान लें, 5 मिनट मोटिवेशन का और 2 मिनट, यानी 7 मिनट का ये टोटल। 7 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है।
तो आप अपना भी कोई सोच के आए, कल से फिर हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये आपका एज ए टीचर मेन है। चलिए, थैंक यू।